हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी मैकेनिज़्म, किस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन संपन्न होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो हमें डीएनए चाहिए होगा, डीएनए का टेम्पलेट चाहिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जिस टेम्पलेट पर रेप्लिकेशन करना है। उसके बाद चाहिए ट्राइफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, DATP, DGTP, DCTP और DTTP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो सभी न्यूक्लियोटाइड हैं उनके ट्राइफॉस्फेट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए मैग्नीशियम आयंस चाहिए। मैग्नीशियम आयन के बाद हमें चाहिए हेलिकेज एंजाइम। अब जो दो डीएनए टेम्पलेट हैं वो दोनों एक दूसरे से हम कहें कुंडलित हैं, कुंडलित रूप में पाए जाते हैं। तो इस कुंडलन को खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम चाहिए। हेलिकेज एंजाइम इन दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, जिस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है उस डीएनए के जो स्ट्रैंड्स को खोलेगा, और इन दोनों स्ट्रैंड्स के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने रहते हैं, जब हम इसका CD मॉडल देखते हैं डीएनए का, तो उसमें इस तरह होता है कि दोनों स्ट्रैंड, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है दोनों स्ट्रैंड तो उसकी बनी होती है, और बीच में ये जो CD के पायदान हैं ये होते हैं नाइट्रोजन बेस के। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दोनों के बीच, एडेनिन थायमिन के बीच, गुआनिन साइटोसिन के बीच, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में पायदान होते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, बीच में से तोड़ता है और डीएनए स्ट्रैंड्स को ऐसे खोल देता है, ऐसे खोल देता है। तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलने का काम करेगा, अकुंडलन का काम करेगा, इसके कुंडलन को ख़त्म कर देगा। इसके बाद आता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। अब जब डीएनए के कुंडलन को हेलिकेज एंजाइम द्वारा खोला जाएगा तो जो डीएनए की कॉइलिंग है, इसके डीएनए के अंदर एक एंटन उत्पन्न होगी। जब हम किसी भी चीज़ की कॉइलिंग को खोलते हैं तो उसके अंदर एक एंटन उत्पन्न होती है। तो उस एंटन को ख़त्म करने के लिए एक निक फॉर्मेशन किया जाता है, छोटा सा कट लगाया जाता है डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर। जब हेलिकेज एंजाइम इसे खोलेगा तो यहाँ पर और एंटन उत्पन्न होगी और कुंडलन होगा ऊपर की तरफ। तो उस कुंडलन से बचने के लिए और इस एंटन को ख़त्म करने के लिए जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है उसके द्वारा डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, और कट लगाने से क्या होता है, उसकी एंटन चली जाती है, और एंटन जाने के बाद पुनः इसे लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जो टोपोआइसोमेरेज है वो प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार का होता है, जिसे डीएनए गायरेज के नाम से जाना जाता है, और यूकैरियोट्स में दो प्रकार के होते हैं, टाइप टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमेरेज सेकंड। जो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट है वो एक डीएनए स्ट्रैंड को कट लगाते हैं, और जो टोपोआइसोमेरेज सेकंड है वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को कट लगाते हैं। इसके बाद डीएनए लाइगेज का काम मैंने अभी आपको बताया कि जब टोपोआइसोमेरेज निक फॉर्मेशन करेगा, डीएनए कट लगाएगा, तो वो एंटन ख़त्म होने के बाद उस डीएनए फ्रेगमेंट को वापस जोड़ दिया जाता है। वो काम किया जाता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का काम। इसके बाद चाहिए एसएसबी प्रोटीन। जब दोनों स्ट्रैंड्स को ये हेलिकेज एंजाइम खोल रहा है, तब हेलिकेज एंजाइम ऐसे नीचे से यहाँ से शुरू होता है और जैसे यहाँ पर ये खोलता जा रहा है, तो अब हेलिकेज एंजाइम यहाँ से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पीछे से ये डीएनए स्ट्रैंड वापस से कुंडलित ना हो जाए, वापस से इनके बीच कुंडलन ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर इनके जो किनारे हैं
दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनके ऊपर एसएसबी प्रोटीन्स जुड़ जाती हैं और एसएसबी प्रोटीन जुड़ने से, एसएसबी प्रोटीन का पूरा नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इनके जुड़ने से ये डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है दोनों, ये वापस कुंडलित नहीं होते, सिंगल स्ट्रैंड में ही रहते हैं और साथ साथ इनमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद चाहिए हमें आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर चाहिए। अब आरएनए प्राइमर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा टुकड़ा होता है जो कि रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है उनमें आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। और ये क्यों चाहिए होता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, मैं चलिए अगला बड़े वाला डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर में है ये आरएनए प्राइमर है। अब इस दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि जो रेप्लिकेशन करने वाले हमारे एंजाइम हैं डीएनए पॉलीमरेज, बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम होता है। जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं उनको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही इस पर जोड़ता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को किसी पहले से बने हुए स्ट्रैंड्स पे ही जोड़ सकता है। यानी यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को अगर दे दिया जाए कि ये स्ट्रैंड खुली हुई है, इसके ऊपर नए स्ट्रैंड का निर्माण करो, यहाँ पर कुछ नहीं है, नए स्ट्रैंड का निर्माण करो, तो वो नया स्ट्रैंड ऐसे निर्माण नहीं कर सकता। उसे क्या चाहिए कि मुझे पहले से कोई छोटा टुकड़ा दो, उसके आगे तो मैं जोड़ दूंगा, पर मुझे पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा चाहिए, मुझे 3 एंड चाहिए। तो जो आरएनए प्राइमर बनता है तो उस आरएनए प्राइमर की पोलरिटी क्या होती है, आरएनए प्राइमर जुड़ता है जो स्ट्रैंड्स है उसके 3 एंड की ओर, और आरएनए प्राइमर का 5 एंड जुड़ता है डीएनए स्ट्रैंड के 3 एंड की ओर। ये जो 5 एंड है वो आरएनए प्राइमर का है, तो 5 एंड हो गया 3 एंड की ओर, और जो इधर 3 एंड है इसके ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा इधर की तरफ, और रेप्लिकेशन चलती जाएगी 5 एंड टू 3 एंड की ओर। हमेशा ऐसे एक ही डायरेक्शन होता है 5 एंड टू 3 एंड, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो 5 एंड टू 3 एंड की ओर होती है। तो ये रेप्लिकेशन का डायरेक्शन भी 5 एंड टू 3 एंड होगा। और जो आरएनए प्राइमर है, मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज को नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए एक टेम्पलेट चाहिए होता है पहले से बना हुआ। तो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का एक टेम्पलेट यहाँ पर दिया जाता है, और उसके आगे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ के पूरी स्ट्रैंड का निर्माण करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए। इधर भी आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं इसको। तो आरएनए प्राइमर हो गया रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए, क्योंकि जो रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको रेप्लिकेशन में नए स्ट्रैंड बनाने के लिए पहले से एक टेम्पलेट चाहिए। उस टेम्पलेट के बिना वो अपने आप से नए न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता, उसे पहले से बना हुआ कोई छोटा स्ट्रैंड चाहिए, उसके आगे तो वो जोड़ देगा पर शुरू से खुद नहीं जोड़ सकता उसको। ये जो 3 एंड होता है ना, अब यहाँ इस 3 एंड के सामने आरएनए प्राइमर का 5 एंड है, तो इधर जो ये जो रेड स्ट्रैंड है ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा बनाई गई है, तो इधर इसका 3 एंड हो गया। आरएनए प्राइमर का 5 एंड इधर है 3 एंड के सामने, तो इधर इसका 3 एंड हो गया, और इस 3 एंड के ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज है थर्ड है वो अपने न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है। तो जो उसकी एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वो 5 एंड टू 3 एंड होती है, और 5 एंड को जुड़ने के लिए क्या चाहिए 3 एंड। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज यानी प्राइमेज एंजाइम, ये एंजाइम आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है जो ये आरएनए प्राइमर है
इसका डिग्रेडेशन करना। जब यहाँ पर ये स्टैंड बन जाएंगे तो इस आरएनए प्राइमर को रेप्लिकेशन के ख़त्म होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, और इसकी जगह जो खाली जगह बनती है, गैप बनता है, उसको भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा ही फिल कर दिया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम हो गया गैप फिलिंग का। उसको आरएनए प्राइमर को पहले तो डिग्रेड करेगा और डिग्रेडेशन के बाद जो गैप बनेगा उसको फिल कर देगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे उन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ देगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट केवल नए न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, उसे जोड़ने का काम, उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करेगा। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग का। मेन काम तो होता है प्रूफ रीडिंग का, और भी कई काम होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ये तीनों पॉलीमरेज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें पॉलीमरेज थर्ड होता है मेन एंजाइम, हम कहें हार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये जो फर्स्ट सेकंड है और जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, ये इसके एसेसरी एंजाइम होते हैं। तो इनके मेन काम बता रहा हूँ। फर्स्ट का होता है आरएनए प्राइमर का डिग्रेडेशन और गैप फिलिंग। सेकंड का होता है प्रूफ रीडिंग और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बैकअप एंजाइम के रूप में भी काम करता है, इसकी एसेसरीज के रूप में भी काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम तो होता है नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, नए स्ट्रैंड्स का निर्माण करना। अब दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक पर कंटिन्यूअस होता है, कुछ स्पेशलिटीज़ पाई जाती है डीएनए रेप्लिकेशन की। अब एक तो डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है, ये होता है जो इंटरफेज होती है, सेल डिवीज़न की इंटरफेज होती है, उसकी एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और इसके कई प्रोकैरियोट्स के अंदर तो एक ही ओरिजिन पाया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन का, कहाँ से स्टार्ट होना है। पर ओकाजाकी ने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर कई जगह से स्टार्ट होता है, इसलिए मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट भी पाए जाते हैं। और इसी कारण जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रैंड पे ये 3 एंड से 5 एंड स्ट्रैंड है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जो एक्टिविटी है वो 5 एंड टू 3 एंड होती है, तो इस पे तो कंटिन्यूस निर्माण हो जाएगा। पर जब रेप्लिकेशन फोर्क ये एक साथ नहीं खुलता है, थोड़ा खुलता है, उसके ये जो डीएनए खुल रहा है इसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो ये डीएनए एक साथ नहीं खुलता है, थोड़ा थोड़ा करके खुलता है। तो जब थोड़ा डीएनए खुलता है तो इधर तो 5 एंड टू 3 एंड इतना निर्माण हो जाता है, थोड़ा सा निर्माण हो गया। पर इधर जब 5 ये डीएनए खुला तो 5 एंड टू 3 एंड निर्माण होना है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, पर इधर से निर्माण हम कर नहीं सकते, क्योंकि इधर इस स्ट्रैंड का 5 एंड है, और 5 एंड टू 3 एंड करेंगे तो इसमें एंटी पैरेललिटी नहीं बनी रहेगी, जो प्रति समांतर पाए जाते हैं डीएनए के अंदर स्ट्रैंड वो नहीं होंगे। तो इसलिए निर्माण इस डायरेक्शन में होता है, और जब इतना ही स्ट्रैंड खुला है तो इतना फ्रेगमेंट बनेगा, फिर और स्ट्रैंड खुलेगा तो दोबारा आरएनए प्राइमर जुड़ के इतना फ्रेगमेंट बनेगा। तो इस तरह से ये जो रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस हो जाती हैं। ये जो फ्रेगमेंट है इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, और इसे डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा बाद में जोड़ दिया जाता है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे मैकेनिज्म में डिटेल से। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस हो गई, और एक स्पेशलिटीज़ होती है इसकी सेमी कंजर्वेटिव होती है रेप्लिकेशन। इसमें देखिए जो दो स्टैंड है वो अपने आप को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और नए स्टैंड का निर्माण करते हैं। जो ये ब्लू कलर में है वो पुराने स्टैंड हैं, और जो नए रेड कलर में स्टैंड बन रहे हैं वो नए हैं। तो इस प्रकार जो दो नए बनेंगे डॉटर डीएनए, उसके अंदर एक स्टैंड पुराना होगा, एक नया होगा। तो ये हो गई सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका एक प्रयोग भी है मेसल्सन एंड स्टॉल, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो गया। फिर रेप्लिकेशन की एक और स्पेशलिटीज़ होती है यूकैरियोट्स के अंदर, कि यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। ये जो रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं ये यूनिडायरेक्शनल है, ये केवल इस डायरेक्शन में ही चल रही है।
अगर रेप्लिकेशन यहाँ बीच में से स्टार्ट होती है तो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी एक रेप्लिकेशन फोर्क चलेगा और इस डायरेक्शन में भी एक रेप्लिकेशन फोर्क चलेगा। ये आपको मैं कल डिटेल से समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।